गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। आई एम लोकेश प्रजापत और मैं ना IBST का पेपर 1 लेके आया हूँ। जो आपका IBST का MLSU के अंदर होता है, रेट के अंदर पेपर। वो तो अभी टाइम ख़राब नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरा खुद का भी एग्ज़ाम था। ओके, कल के लिए अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2020 का पेपर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एज करंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स इज एज पर कंसेप्ट। तो कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ होती है? तो गोइंग कंसर्न मीन्स चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार। सेकंड है आर्थिक चिट्टा पर परंपरागत अवधारणा लागू करने का परिणाम होता है। तो इसमें अगर आप कंजर्वेशन ये करते हो तो आप संपत्तियों को छिपाते हो। मतलब कि जैसे आपके पास कोई प्लॉट है 10 करोड़ में बैलेंस शीट में, अब उसकी करंट मार्केट वैल्यू 50 करोड़ हो गई, तो वो संपत्तियां छिपा दी है ना 40 करोड़ की। तो वैसा है वो। इसका सही आंसर 3 में से 5 का, प्रश्न 3 से 5 का उत्तर दीजिए। ये एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि HM एक फर्म में 3-2 में पार्टनर है और उनकी कैपिटल इतनी इतनी है और 1-6 के लिए एडमिशन देते हैं। तो जो साझेदारों का जो प्रवेश होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करके गो थ्रू करना चाहो तो कर लेना। बाकी नॉर्मल जो कंसेप्ट है वो इसमें कि जो पुराने पार्टनर है वो अपने सेक्रीफाइस रेशो में नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं। तो इसका थर्ड वाले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है न्यू प्रॉफिट लॉस रेशो 3:1। गुडविल का वैल्यूएशन 25,000 और H और M का गुडविल में कितना पार्टिसिपेशन है वो 15 और 10। ओके, अब इसमें डेथ ऑफ पार्टनर है उसका क्वेश्चन है कि साझेदार की मृत्यु हो गई है और जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस वगैरह ऐसे है। तो आपको उसके जो लीगल हायर जो रहेगा एग्जीक्यूटर उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है 58,436, ऑप्शन बी। ओके, नया साझेदार ख्याति का भुगतान नहीं करता। नया साझेदार ख्याति का भुगतान नहीं करता किंतु पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो ख्याति क्रेडिट की जाएगी। तो इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में की जाएगी। रिवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कैश इन हैंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ओके, विघटन पर रोकड़ खाता स्थानांतरित किया जाता है तो इसको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो वसूली खाते को डेबिट कैसे करते हैं? समस्त संपत्ति जिनसे वसूली होनी है। ओके, वसूली खाते को डेबिट करके संपत्तियों को क्रेडिट करके उसमें डाल देते हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। सिक्योरिटी पर्पस, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर बैलेंस है तो उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? बाय बैक ऑफ शेयर्स में। अंशों के निर्गमन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें सही आंसर है स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 4054 कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। तो ये इसका बाकी ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ लेना। ओके, ये क्वेश्चन है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। 1 मई 2019 को कंपनी ने 2000 अंशों को 10 रुपये वाले में 7.5 रुपये उसका फुल्ली पेड अप है। 10 जून को 1800 को 6 रुपये प्रति अंश पुनर्निर्गमित कर दिया। कैपिटल रिजर्व में कितना? ओके, तो इसका सही आंसर होगा 6300। ये जो रेड वाला है ये ऑफिशियल आंसर की का आंसर है। पूर्वाधिकार क्रेडिटर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सारे कथन ही सही है तो इसलिए सबको एक बार पढ़ लेना, पॉज कर लेना अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो। ओके, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड।
लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मोड ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कोई सा भी मोड ऑफ वाइंडिंग अप का उसमें ये यूज़ किया जाता है। जब विक्रेता कंपनी का वैधानिक कोष क्रय कंपनी द्वारा बनाया जाता है तो क्रय कंपनी किस खाते को डेबिट करेगी? तो इसमें अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा उसको। विक्रेता कंपनी की समापन लागत को क्रेता कंपनी भुगतान करने के लिए सहमत होती है तो कौन से खाते को बाद वाली कंपनी क्रेडिट करेगी? गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से जो डिफरेंस रहेगा, अगर अपन एक्सेस पे किया तो गुडविल का, कम पे किया तो कैपिटल रिजर्व। एक समेकित बैलेंस शीट तैयार करते समय सहायक कंपनी के समता अंशों में सूत्रधारी कंपनी के निवेश को सहायक कंपनी के संपत्ति और दायित्व द्वारा बदल दिया जाता है। ओके, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली बातें हैं और वो इन्वेस्टमेंट वाली। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है और इसका सही आंसर है 25,000 यूनिट्स। मेरा गलत हुआ है ये, 20 और 21 का आंसर देना है आपको कि ब्रेक इवन सेल्स कितनी निकलेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है आपको 37.5% और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो दिया है 40%, फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपीज़। तो इसका ब्रेक इवन सेल होगा 12,50,000 और इसका सेकंड ऑप्शन का आंसर रहेगा 9 लाख रुपीज़। 22 से 24 तक का आंसर देना है आपको। करंट रेशो और क्विक रेशो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो आपको ये निकालना है। करंट लाइबिलिटीज़, तो इसका करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख रुपए, करंट असेट्स 5.5 लाख, स्टॉक का वैल्यू 1 लाख रुपीज़। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या आता है? कन्वर्जन कॉस्ट नहीं आती, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, प्राइम कॉस्ट आती है। ओके, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। जीआरआई फुल फॉर्म किसका फुल फॉर्म है? ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये आप देख लेना, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्लोज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड एट द ईयर एंड। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं दिखाती क्योंकि ये तो निकालने रहती है अपन को। ओके, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंड एस अवेलेबल नहीं है तो लेखांकन नीतियों का चयन किसके ऊपर निर्भर करता है? इसमें प्रासंगिकता मानदंड, रूप से अधिक, पदार्थ मानदंड, तटस्थता मानदंड, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर आएगा, सब ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिफाइड ऑडिट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कब देता है वो? जब उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है या फिर उसका अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का वायलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बता देता हूँ। ऑडिटर जो मॉडिफाइड रिपोर्ट देता है वो 3 तरह की होती है, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन और एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर उसको कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें सही लग रही है तो क्वालिफाइड हो जाता है। अगर उसको पता लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है तो वो एडवर्स ओपिनियन हो जाता है। और अगर उसको लग रहा है कि मैनेजमेंट उसको काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस ही नहीं करने दे रहा, तो फिर वहाँ पे वो डिस्क्लेमर कर देता है, मीन्स मना कर देता है ओपिनियन देने से, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा सेट आर। ये स्टैटिक्स का है, ये मेरे समझ के बाहर। इसका 25% आंसर है, आप क्वेश्चन कर लेना जिसका स्टैटिक्स अच्छा हो। 31 का आंसर है, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा रोक रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देख ले और जिसको सोल्व करना है कर ले। आंसर है 99.73। और ज्योमेट्रिक मीन्स डज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन्स, तो इसमें क्या है कि व्हेन ओनली 2 इक्वल पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन।
तभी ये होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पढ़ लेना आप। ये कार्ल पियर्सन का वो स्क्यूनेस वाला विषमता गुणांक, तो इसका सही आंसर है मोड और मीडियन 27.52 28.91। When open-end series is given, which method of skewness is important? तो इसमें बाउले का विषमता गुणांक, बाउले के फॉर्मूले याद करके जाना, ये बहुत सारे क्वेश्चन कवर करता है। ओके, यदि r इज इक्वल टू 0.8 तो इसका मतलब क्या है? 64% समंक स्पष्टीकृत, लेकिन 36 समंक अस्पष्टीकृत है। ओके, सभी ऋणात्मक मूल्यों वाले दो श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध का गुणांक होता है। ये इसका आंसर है, कह नहीं सकते कि क्या होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। If two line of regressions are x plus 4y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 15, what would be the value of x 4y is equal to 3? तो इसका सही आंसर है 4, वो भी पॉजिटिव वाला। ओके, रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सारे कथन सही है, तो सारे क्वेश्चन सारे एक एक बार पढ़ लेना। बेस थ्योरम इज़ यूजफुल, ये बेस प्रमेय किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है संभावित अनुमानों को संशोधित करने में। 40, एक समस्या 3 छात्रों को दी गई है और इसे हल करने की संभावना 1/3, 1/5, 1/6 है। तो संभावना है कि कोई भी हल नहीं कर पाएगा, तो इसका बताओ आप। इसका 2/3, इसका 1/4। ओके, हाँ ये इजी था यार, मेरा गलत हो गया। ये 1/3 है तो नहीं करने की संभावना कितनी हो गई? 2/3। ये 1/5 है तो नहीं करने की संभावना 4/5, और ये 1/6 है तो नहीं करने की संभावना 5/5। ओके, नाइस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x, मीन 20, वेरिएंस 16, AZ स्कोर ऑफ 1.5 वुड बी यूजफुल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। इसका सही आंसर है x ग्रेटर देन 26। एक द्विपद वितरण का माध्य 9 है और सफलता की संख्या n इज इक्वल टू 12, वितरण का मानक विचलन क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है 3/2। कैसे है ये आप देख लेना, मेरे को ये बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझता। पॉइसन वितरण, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 है, तो px इज इक्वल टू 3, px इज इक्वल टू 2 का रेशो क्या रहेगा? 1:6 इज करेक्ट आंसर। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च किसके लिए की जाती है? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ऑटो रिक्शा खींचने वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में सामंक संग्रह करने के लिए उपयुक्त विधि है। उनके शेड्यूल बनाएंगे, इसका शेड्यूल सही आंसर है कि किसका कितना इनकम होता है वो सब। हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ क्लास एज पर प्रोफेसर स्ट्रगल्स रूल, ये फॉर्मूला है 1.3.322 log n। तो आप ये फॉर्मूले ज़रूर देखना। स्टैटिक्स के बहुत सारे पार्ट को अराउंड 30-40 क्वेश्चन स्टैटिक्स के आते हैं। पैरामीटर्स मीन्स क्या होता है? तो स्टैटिकल मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। टाइप 1 एरर इज कमिटेड व्हेन, टाइप 1 एरर कब होती है? जब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट आवर टेस्ट रिजेक्टेड। 49, काय वर्ग वितरण का माध्य स्वतंत्र कोटि की संख्या के बराबर है और स्वतंत्र कोटि के दुगने के बराबर है। तो ये आप ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक बार इसके जो क्वालिटीज़ है वो एक बार पढ़ लेना। ओके, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज, इसमें काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप भी हमेशा पॉजिटिव रहो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा टाइम दो मेरे को, बट 9 बजे के पहले मैं ट्राई करूँगा।
बाकी ऑल द बेस्ट। और कुछ रहे तो कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी दिक्कत रहे, मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूँगा। व्हाट्सअप मत करना यार प्लीज़। ओके चलो बाय, ऑल द बेस्ट।